गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो देखिए, जो आपकी इंटरिम बेल होती है उसके लिए जो आवेदन किया जाता है वो दो एरिया में किया जाता है। एक तो फर्स्ट हाई कोर्ट के समक्ष और सेकंड सेशन कोर्ट के समक्ष। ठीक है। मामलों व अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किस एक से एक के आवेदन पर किया जाता है। तो देखिए, जो हमारे केसेस होते हैं या अपील होती है, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किस एक के आवेदन पर किया जाता है। तो देखिए, सीआरपीसी की सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग जो हमारा यानी अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, या तो उसके थ्रू या फिर जो हितवत पक्षकार होता है जिसने वो केस डाला हुआ होता है और जिसको मतलब न्याय नहीं मिल रहा होता है, तो इन दोनों के द्वारा ही जो हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में उस केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो सीआरपीसी की सेक्शन 406 है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन यह पुष्टि करती है कि एनी डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड आदेश जो होता है को एग्जीक्यूट मीन्स निष्पादित किया जा सकता है करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। भाई देखिए, सीआरपीसी हमारी जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी कौन सी सेक्शन है जो ये कहती है कि जो डेथ पनिशमेंट है उसको निष्पादित करने से पूर्व जो हाई कोर्ट होती है उसकी पुष्टि आवश्यक है, मतलब उसकी जो सलाह होती है वो आवश्यक होती है। तो सेक्शन 366 के अकॉर्डिंग किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल होगा। तो जो एनी क्राइम होता है आपका, तो उसका संज्ञान लेने के लिए जो परिसीमा काल होता है, टाइमिंग होता है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है 5 ईयर्स यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो। मतलब कि जो क्राइम होता है आपका वो डेथ पनिशमेंट से पनिशेबल हो तो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है आपका। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि सीआरपीसी की सेक्शन 125 सभी लोगों पर लागू होगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तो देखिए, जो आपका केस लॉ था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, उसके थ्रू क्या कहा गया था कि भाई जो भरण पोषण है, मेंटेनेंस है, वो सभी लोगों को मिलेगा, चाहे वो मोमडन हो या हिंदू हो या जैन हो, मतलब एनी किसी भी रिलीजन का हो। वो कौन सा अपराध क्षम्य नहीं है। तो देखिए, आईपीसी सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग जो अपराध होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, वो क्षम्य नहीं होता है। सीआरपीसी के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एनी केस का भार साधक लोक अभियोजक, जो आपका लोक अभियोजक से मतलब है आपका एपीओ पीओ जो होता है, प्रोसिक्यूट ऑफिसर जो होता है, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व मतलब पहले किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को उस अपराध के बारे में जिसके लिए उसको विचारण किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है, कोर्ट से सहमति वापस ले सकता है। तो देखिए, एक जो एपीओ होता है उसे इतनी पावर होती है कि अगर किसी भी केस का ट्रायल चल रहा हो तो उसका जो ट्रायल होता है उसको वो उससे पूर्व वो वापस ले सकता है। तो सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 321 के अकॉर्डिंग इंडियन एविडेंस की कौन सी सेक्शन पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी। तो सेक्शन 39 जो थी आपकी, वो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग दोबारा से प्रतिस्थापित की गई थी। इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो देखिए, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है आपका, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट के अकॉर्डिंग मध्यस्थ नहीं आता, जो एक आर्बिट्रेटर होता है वो नहीं आता है। सांवल दास वर्सेस बिहार राज्य का वाद रिलेटेड है। तो देखिए, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हो गया है ये। तो ये रेस्ट जेस्टे के नियम से रिलेटेड है। दिस इज लास्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी सेक्शन ये बंद करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर एनी न्यू जो विचारण है, ट्रायल नहीं होगा, सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग। चलिए, थैंक्स।